और तो कट जाएगी ना, इतनी तो रेटिंग हो जाएगी। हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है जनरल स्टडी ऑफिशियल बाय अमित कुमार, और आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होगा मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग मोल अंश भी कहते हैं। इसे मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम में लगभग 102 नंबर का आता है और 99% इसके चांस है कि हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं इसमें आपको बताता हूं कि आखिरकार किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आइए एक एक करके पहले इसके कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है, विलियन जो होता है, वो होता है प्यारे बच्चों आपका विलय प्लस विलायक। अब सवाल ये उठता है, विलय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सवाल ये उठता है कि आपका सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो मैं फिलहाल अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम जैसे कि पास है। तो आप इस बात को ऐसे ध्यान रखें कि सॉल्यूट वो होता है जो चीज घुलती है, जो घुलता है, और विलायक या सॉल्वेंट आपका वो होता है जिसमें घोला जाता है, जिस माध्यम में पदार्थ घोला जाता है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों को समझने के लिए। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर मान लेते हैं कि आपका पानी भरा है या जल भरा है, और आप लोगों ने इसके अंदर एक थोड़ा सा नमक डाल दिया, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इसके अंदर नमक घुलेगा या पानी, तो आप कहेंगे नमक ही घुलेगा। तो जो चीज घुलेगी उसी का ही नाम होता है विलय, और जिसमें घोली जाएगी वो कहलाता है आप लोगों का विलायक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नमक जो है वो पानी के अंदर घुल जाता है, तो जब नमक पानी के अंदर घुल जाता है तो ये किसका काम करेगा, यहाँ ये काम करेगा विलय का। और पानी के अंदर चीजें घुल पा रही है तो इसका मतलब पानी यहाँ पे किसका काम करेगा, ये जल किसका काम करेगा, आप कहेंगे सर विलायक का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और लेकर के समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने इसमें पानी मान लिया और आप पानी के अंदर कोई दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं। जैसा मान लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं इसे आप लोग। तो NaOH इसके अंदर क्या है, घुला है। तो NaOH किसका काम करेगा, आप कहेंगे सर ये काम करेगा विलय का। और ये किसका काम करेगा, जिसके अंदर चीजें घोली जाती हैं, तो ये आपका काम करेगा विलायक का। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आई? अगर आपको इतनी मेरी बात समझ में आई हो तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में अब आगे इसमें चलना शुरू करूंगा। उसके बाद हम समझें इसमें कि मोल अंश को समझने के लिए हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करी विलय और विलायक क्या होता है। उसके बाद हमें एक टॉपिक समझना होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए, जिसका नाम होता है मोल
मोलों की संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये निकालने के लिए पहले एक चीज और आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसे डिटेल समझा दूं जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मोलों की संख्या या मोल अंश को समझने के लिए डिटेल में आपको सबसे पहले पता हो कि परमाणु, जिसको आप लोग एटम कहते हैं, परमाणु से हम आगे समझेंगे कंसेप्ट परमाणु भार, परमाणु भार के बाद हम देखेंगे अणुभार, अणुभार के बाद हम देखेंगे एक मोल, और इसी के बाद हम टॉपिक देखेंगे मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या के बाद में हम लोग देखेंगे मोल अंश। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि परमाणु क्या है, तो फिलहाल यहां पर मोटा मोटा समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, जितने में हमारा काम चल जाएगा फिलहाल उतना सीखेंगे। आइए, तो अगर मैं आप लोगों से जनरली नॉलेज के लिए बात करूं कि परमाणु कैसा है देखने में, तो आप कहेंगे सर परमाणु होता देखने में गोल, सर्कुलर जैसा, गोले के जैसा, और इस बीच वाले पार्ट को जो हम जानते हैं वो जानते हैं नाभिक। किस नाम से जानते हैं? नाभिक। इसके अंदर तो दो प्यारी प्यारी चीजें होती हैं, एक एन होता है और एक पी होता है। एन को जो है हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के नाम से, और पी को हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के नाम से। किसके नाम से? प्रोटॉन के नाम से। और जब बाहर आपको जो दिखाई दे रही है ये, इसको हम कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश या सेल। और इसके अंदर होते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं आप लोगों के? इलेक्ट्रॉन। आ जाओ एक बार जरा रिपीट करते हैं दोबारा से। परमाणु देखने में कैसा है? तो आप कहेंगे सर गोले के जैसा है। और बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? एक नाभिक पाया जाता है। इस नाभिक में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इस नाभिक के बाहर कौन होती है? तो आपका आंसर होगा कोश होती है। और इस कोश के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब आगे इसके अंदर और थोड़ा सा डेप्थ देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस का होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? माइनस का होता है। तो ये हमारी एक जनरल बेसिक जानकारी हुई किसके बारे में? परमाणु के बारे में। जब मैं इसे डिटेल में बताऊंगा तो बताऊंगा कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन की रिसर्च किसने करी और कैसे की, प्रोटॉन की रिसर्च कैसे हुई और किस व्यक्ति ने करी, और न्यूट्रॉन की रिसर्च कैसे हुई और कैसे कैसे इनके बारे में वजन होता है वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हमें टॉपिक समझना मोल है, तो इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगली बात, तो ये तो हुई हमारी कंसेप्ट की जानकारी कि परमाणु क्या होता है। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परमाणु भार, जिसको हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसको, परमाणु भार। और जो परमाणु भार जो यहाँ जो निकलता है, मोलर मास से द्रव्यमान निकलता है, तो आप इस बात कैसे समझें? ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर कौन है? आप कहेंगे सर नाभिक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस नाभिक के अंदर कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर एक तो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन। तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए, इन दोनों का सम कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें आप लोगों से, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने कहा कि सोडियम का जो परमाणु प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, लेट अज्यूम वैसे होने के लिए तो 11 होती है, मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्यों होती है 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 12। अगर मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो आप कहेंगे सर n प्लस पी। आपकी p की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सॉरी पहले n है तो n की वैल्यू 12 लिख लीजिए, और बाद में p है तो p की वैल्यू बाद में लिख लीजिए। तो सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 23। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम का परमाणु भार जो हुआ वो कितना हुआ? 23 हुआ। एक बार अब सवाल दूसरा ये आता है कि आपको ये एग्जाम में याद करना पड़ेगा। तो सवाल है पेपर में वाला ये जानने की कोशिश करता है कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी। जरूरी नहीं कि पेपर में आपको न्यूमेरिकल में हर एक क्वेश्चन में परमाणु भार लिखा हुआ दे, हो सकता है दे दे, बट मैं फिर भी कुछ सजेस्ट करता हूं कि आपको इतने परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। मैं मोस्टली बोलता हूं कि आपको ज्यादा भी ना हो तो 12th क्लास के पेपर को सोल्व करने के लिए 30 तक परमाणु क्रमांक क्लियर हो पहला, और दूसरा 20 तक मोटा मोटा उनके परमाणु भार भी क्लियर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करा दूं आप लोगों को कि होता कैसे कैसे है कैसे नहीं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं।
आइए एक टेबल बना देता हूं आपके सामने, फटाफट आप नोट कर लेना, आपके काम आएगी। टेबल बनाने से पहले एक बेसिक जानकारी दे दूं, जैसे ये हमारा एटम का एक सिंबल है, मान लेते हैं एक्स। इस एक्स की जगह कोई सा भी परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, कोई सा भी। और जो नीचे नंबर कभी भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नीचे वाले नंबर को हम लोग हमेशा जानते हैं परमाणु क्रमांक के नाम से। किसके नाम से? परमाणु क्रमांक के नाम से। और ऊपर वाली संख्या को हम किस नाम से जानते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जैसे मैंने इस पर बहुत सारे कुछ जो आपको याद रखने हैं, मैं यही कहूंगा। 1H1 पहला, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और भार भी 1 होता है। उसके बाद आपका आता है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, भार 4 होता है। उसके बाद आता आपका लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और भार 7 होता है। उसके बाद आता आप लोग का बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और भार 9 होता है। उसके बाद आता आपका बोरोन, ये वाला आपका 5 होता है, ये आपका 11 होता है। उसके बाद आता कार्बन, ये वाला 6 और ये वाला 12। उसके बाद आता आप लोगों का नाइट्रोजन, ये वाला 7, ये वाला 14। उसके बाद ऑक्सीजन, ये वाला 8, ये वाला 16। उसके बाद आता है आप लोगों का फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, परमाणु भार लगभग 19 के बराबर होता है। लगभग में होता है परमाणु भार, फिक्स नहीं होते। एक और लिख देते हैं, जैसे आपके सामने नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, भार लगभग 20 के बराबर। उसके बाद आता आपका नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, भार अभी निकाला था 23। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, ये होता आपका 12, ये वाला होता आपका 24। उसके बाद आता एल्यूमिनियम, ये होता आपका 13, ये होता 27। उसके बाद आता आपका सिलिकॉन, ये होता 14, ये होता लगभग 28। फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जैसा आप जानते हैं 15 होता है और भार लगभग 31 होता है। उसके बाद आता आपका सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और भार 32 होता है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, भार होता है आप लोगों का 35.5। एक होता है आप लोगों का आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और भार होता है 40। उसके बाद आता आप लोगों का पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और भार लगभग 39 होता है। उसके बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और जो भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, लगभग 40 होता है। तो मैंने खास खास लिखे हैं 20 तक। अब आप कहेंगे कि ये याद कैसे होंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। तो मैं उसके लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूं कि आखिरकार याद कैसा करते हैं। देखो, आप ये मान के चलिए कि आपको 20 तक तो परमाणु क्रमांक याद होने ही होने चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, है ना। तो आप इन चीजों को, जिनको मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ बात देखने से समझ में आएगी तो शायद आपको बात समझ में बहुत सारी क्लियर होगी। इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन के बाद एक हीलियम। तो आपको इसमें काफी सारे नजर आ गए होंगे। तो जिनको मैंने रेड में इन्हें बॉक्स में बंद करा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितना परमाणु क्रमांक है ना, उसका डबल क्या है आपका परमाणु भार। क्या है आपका परमाणु भार। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2, परमाणु भार कितना है 4। नीचे वाले का डबल कर दो, ऊपर वाला आपका नंबर मिल जाएगा। एक आधा और देखो, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, आपको याद रहेगा, तो उसका डबल कर दो तो भार आपका मिल जाएगा डायरेक्टली। ऐसे ही जिनको मैंने रेड में बॉक्स में बंद किया है वो आपको किसमें दिखाई देंगे, डबल में। अब और थोड़ा सा आगे के चलते हुए जिन पे मैं आपके सामने सर्कल बना रहा हूं, देखें जरा। एक ये वाला, एक आपके सामने ये वाला, एक आपके सामने ये वाला। यदि हम फिलहाल इन तीन को छोड़ दें तो आप यदि बाकी बॉक्स वाले और ये सर्कल वालों को छोड़ दें तो एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा क्या, जितना नीचे का नंबर है ना, यदि उसके डबल से एक ज्यादा कर दिया जाए, उसके डबल से एक ज्यादा कर दिया जाए तो आपको दूसरे वाले का भी परमाणु भार याद हो जाएगा। केवल आपको 3 अलग से याद करने, जो मैं सलाह देता हूं, हाइड्रोजन, दूसरा आपका क्लोरीन और एक आपका आर्गन। क्लोरीन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, भार भी 1 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, भार 35.5 होता है। आर्गन का आपका परमाणु क्रमांक 18 होता है और भार होता है 40। यदि हम इन 3 को छोड़ दें
और बॉक्स वालों को देखें तो बॉक्स वालों में हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया, परमाणु क्रमांक का दुगना, परमाणु क्रमांक का दुगना या नीचे वाले नंबर का डबल कर दो, सिंपली बात। और जिन पर बॉक्स नहीं है या सर्कल भी नहीं है, नीचे वाले के डबल से एक ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे फिर हम इसमें आगे समझेंगे टॉपिक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करने पर। हम अपने उसी सीरीज में चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था परमाणु, परमाणु के थोड़े से बारे में जानने के बाद फिर हमने सीखा था परमाणु भार, और उसके बाद है ये अगला टॉपिक आपका अणुभार। तो अब जो हम आ गए हैं पढ़ते हुए वो किस पर आ गए हैं, अणुभार पर। अब थोड़ा सा अणुभार पर डिस्कशन करते हैं। तो अणुभार कैसे होता है, एक एग्जाम्पल लेकर बात समझ लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं आपसे कहूं यार ये बताओ आप मुझे Na का परमाणु क्रमांक कितना होता, आप कहेंगे 11, अभी अभी लिखा। परमाणु भार कितना होता, आप कहेंगे 23। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता, आप कहेंगे सर 8 होता है। भार कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और भार भी कितना होता है, 1। कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, सिंपल से इतना काम करना, ऊपर वाली संख्या को जोड़ो। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 40। तो 40 क्या आया, अणुभार आया। किसका अणुभार, NaOH का। इतनी बात समझ में आई होगी, अभी समझ में नहीं आई, मुझे नहीं लगता आई होगी। अभी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लिखा हमने H2 वाटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं यार तो ये बताएं इसमें कितने H हैं, तो आप कहेंगे सर H है 2। कितने H हैं, 2। 1 और 1 2। कितनी ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1। भार भी कितना होगा, 1। परमाणु क्रमांक 1, भार 1, परमाणु क्रमांक 8, और भार कितना होता है, 16। तो आपको करना क्या है, अभी अभी बताया, ऊपर वाली संख्या को आपको जोड़ देना। ऊपर वाली संख्या को क्या करना, आपको जोड़ देना। तो जब आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ करके कितना आता है, 18। तो 18 क्या है, अणुभार। किसका, H2 का। एक आधा और एग्जाम्पल लेकर के बात समझते हैं। जैसा मान लेते हैं मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, अभी पहला सिंपल सा ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टफ लेंगे। NH3 अमोनिया के नाम से इसे जानते हैं। मैं पूछूं आप लोगों से Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। H का नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का ये कितनी हाइड्रोजन है, आप कहेंगे 3। अभी आप लोगों ने कहा कि कौन सी संख्या जोड़नी है, ऊपर वाली। मन मन में बोलो कौन सी जोड़नी है, ऊपर वाली। यदि हम सभी ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दे तो जोड़ करके कितना आएगा, 14, 1 15, 1 16, 1 17। तो 17 क्या है, अणुभार। किसका, NH3 का। किसका है बच्चों, NH3। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब कहेंगे सर क्या ऐसे ही करने हैं सारे, अभी शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, पर अभी डिटेल में कंसेप्चुअल सिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम H2SO4। अगर मैं आपसे पूछूं यार इसमें कितनी H है, तो आप कहेंगे सर 2 H है। मैं आपसे पूछूं कितनी H है, तो आप कहेंगे 1 H है। मैं पूछूं कितनी ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे सर इसमें हमको 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। अगर ऐसा है तो इनके नीचे वाला नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ऊपर वाला परमाणु भार, ये 1, ये 1, ये 8, और ये नीचे वाला होता आपका 16, ऊपर वाला होता आपका 32, 32, ये वाला 8, ये वाला आपका 16, ये 8, ये आपका 16, ये 8 होता है, ये आपका 16 होता है, ये आपका 8 होता है, ये आपका 16 होता है। यदि आप ऊपर वाले नंबर को सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका 98। ये तो हुई डिटेल। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, मैं मान के चलता हूँ कितने सारे एग्जाम्पल करने के बाद ये बात प्रॉपर्ली क्लियर हो होगी। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको काम करेगा, हेल्प करेगा। अब इन्हीं चीजों को अब हम सीख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। आइए मैं थोड़ा सा इधर की तरफ सिखा देता हूं। देखो जैसे यही था एक एग्जाम्पल, अच्छा सा सुंदर सा हमारे सामने लिखा था H2SO4। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, भार कितना होता है आप जानते हैं, भार होता है 1 इंटू कितनी H है, 2। H के नीचे क्या नंबर है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस फिर कौन है आपके सामने, S।
एस का परमाणु क्रमांक होता है आपका, कहां गया, ये रहा 16, और भार कितना होता है 32। एस के नीचे कुछ नहीं तो उसका मतलब 1 हो गया एस प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है और भार कितना है 16। तो आप कहेंगे ये वाला होता है 16। और कितनी ऑक्सीजन है आपके सामने 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 32, 16 गुणा 4 में करेंगे तो 64 होता है। जब आप इन सारों को ऐड करेंगे तो ये आपका जोड़ करके आ जाएगा 90। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आपकी चॉइस है कि आप किसी से भी चले जाए। तो यहां अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि 1 मोल कैसे निकाला जाएगा। तो 1 मोल को समझने के लिए बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, किसी भी पदार्थ का जो उसका अणुभार होता है एक्चुअल में वही उसका 1 मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मोल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि H2SO4 है, एक NaOH है, एक H2O है, एक NH3 है और एक H2SO4, मतलब ये लिखा, तो अगर मुझे इन सबके आपके 1 मोल जानना हो तो मुझे क्या चीज ध्यान देनी होगी? तो जितना इसका आपका क्या आया है, आप कहेंगे सर अणुभार। जितना आपका इसका अणुभार आया है ना, वही क्या कहलाता है? इसका 1 मोल कहलाता है। और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं होता क्या। इस बात को बिल्कुल सरल शब्दों में ऐसा समझिए, यदि आप लोग NaOH को 40 ग्राम वेट कर लें और उसको अलग निकाल लें, तो आप ये कह दो कि मेरे पास NaOH 40 ग्राम है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल क्या है? NaOH है। कुछ बात समझ में आई? थोड़ा और आगे देखें। जैसे यहाँ H2O का अणुभार कितना आया? 18। H2O का अणुभार कितना आया? 18। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 18 ग्राम H2O लिया, या तो आप ये कह दो कि 18 ग्राम मेरे पास पानी है या H2O है, या आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल क्या है? H2O है। बात समझ आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी प्रॉपर समझ में आ रही होगी। उसके बाद जैसा आपके सामने लिखा है NH3, तो NH3 का 17 क्या है? आप कहेंगे सर अभी तो निकाला अणुभार, तो इसका दूसरा भाषा में मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास में 17 ग्राम NH3 है तो इसका मतलब यह भी हुआ कि आपके पास 1 मोल NH3 होगा। हाँ या ना? तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब आप इसका खुद बताएं कि इसका मतलब क्या होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मैं आपका आंसर चेक करूंगा। अब ये हमारी बात होती है 1 मोल की। उसके बाद 1 मोल के बाद हम चलते हैं आगे मोलों की संख्या। अब सवाल उठता है ये मोलों की संख्या क्या होती है, देखते हैं जरा। देखो, मोलों की संख्या को आप ऐसे समझें, मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, बट इसे 2-3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सिंपल शब्दों में फिलहाल जल्दी के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा, नहीं तो डिटेल में जाने के लिए आधा पौना घंटा लग जाएगा। आइए देखो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का सीधा फॉर्मूला होता है पदार्थ का ग्राम में भार बटे उसी पदार्थ का अणुभार। ऐसे लिख लीजिए। इस बात का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से बात समझें। शॉर्टकट में हम इसे ऐसे लिखेंगे आगे चल के, मोलों की संख्या को दिखाएंगे स्मॉल एन से, बताएंगे स्मॉल एन से मैं क्यों सपोज कर रहा हूं, कैपिटल भी ले सकते हैं बट फिलहाल के लिए स्मॉल एन मान के चलिए। पदार्थ का ग्राम में भार को हम लेंगे स्मॉल डब्ल्यू से और अणु भार को स्मॉल एन से। छोटा फॉर्मूला याद रखने में हेल्प रहेगी। अब मैंने आप लोगों से कहा कि यार एक एग्जाम्पल से समझने के लिए कि आपके पास 90 ग्राम वाटर है या पानी है, 90 ग्राम वाटर में या जल में आपको मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। आइए कैसे पता लगाएं? तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ भाई? जब मोलों की संख्या निकालने तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल एन की। किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल एन की। आगे स्मॉल एन की वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब कितनी वैल्यू पता होनी चाहिए? 2।
दो कौन कौन पता होना चाहिए, एक स्मॉल w और एक स्मॉल m। स्मॉल w क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार, और स्मॉल m क्या होता है, अणुभार। क्या होता है, अणुभार। तो मैं पूछूं यार ये ग्राम में भार का मतलब क्या है, तो आप बड़े ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या लिखा आपके सामने, तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखा हमारे सामने H2O। H2O से पहले क्या लिखा, ग्राम, और उससे पहले क्या लिखा, 90। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बात समझ में आएगी। 90 ग्राम कौन है, पानी है। 90 ग्राम क्या है, पानी। पानी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ, और वो कितने ग्राम है, आप कहेंगे 90 ग्राम। तो जिस पदार्थ को ग्राम में देगा वही तो पदार्थ के ग्राम में भार है। तो आपको यहाँ पर आपको पता चल गया कि स्मॉल w की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, 90 ग्राम। अब सवाल उठता है कि भाई अणुभार कैसे निकालें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम शायद अणुभार निकाल के आए थे, आप लोगों को याद होगा। अणुभार जिसको हमने दिखाया था स्मॉल m से, और हम जानते हैं H2O का जो अणुभार आता है वो कितना आता है, 18। आप अपने फॉर्मूले में रख दीजिए n इक्वल टू, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू ऊपर वाले की 40 और नीचे वाले की वैल्यू 18। जब आप इसे 16 आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 5। इसका मतलब यह है कि 90 ग्राम जल के अंदर मोलों की संख्या जो हुई वो हुई 5। इस बात को आप सरल भाषा में ऐसे समझो कि मान लेते हैं एक मार्कर है, आपकी जेब में 90 रुपए है, और ये एक मार्कर मान लेते हैं 18 रुपए का आता है। तो 90 रुपए में कितने मार्कर आएंगे, 90 रुपए में कितने मार्कर आएंगे? आपका दिमाग एकदम से बोलेगा सर 5 आएंगे। मैं पूछूंगा कैसे, गुणा करके नहीं आएगा, भाग करके आएगा। आपने क्या करा, आपने 90 रुपए को एक मार्कर के प्राइस से क्या दे दिया, भाग दे दिया। सेम वही चीज यहाँ पे कि आखिरकार आप लोगों ने टोटल जो आपके पास पानी था उसके 1 मोल बोल दो या उसका अणुभार बोल दो, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल किसके बराबर था, अणुभार के बराबर था। उससे भाग दे दो, आपको पता लग जाए कि आखिरकार आपके पास कितने मोल है। शायद ये लगता है मुझे कि आपको ये मेरी बात बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप चाहें तो एक आधा क्वेश्चन और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहीं लिख देता हूं फटाफट। ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास में 160 ग्राम NaOH है। 160 ग्राम क्या है, NaOH में क्या निकालनी है आप लोग को, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आइए, अगर 160 ग्राम में हमको मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या का मतलब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शायद, तो आप कहेंगे स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू हमको निकालनी है। आपके पास NaOH कितने ग्राम है, आप कहेंगे 60 ग्राम। तो किससे दिखाते हैं भाई, स्मॉल w से। आप कहेंगे स्मॉल w की जो वैल्यू हुई वो हुई 160 ग्राम। हाँ या ना। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया। आप कहेंगे सर अणुभार, तो स्मॉल m मतलब अणुभार। तो आपने पढ़ा था अभी NaOH